Hello and assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, as you know that previously we were doing the topic, and that was the comparative and developmental politics, meaning scope and its nature. So today we will carry on the last lecture, and today lecture second is going to be start. So let's start the topic comparative politics. So dear students, as you know that in the previous lecture we were doing the comparative politics, and आज हम बेसिकली इसके डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एज एन एकेडमिक फील्ड किस तरह डेवलप हुआ और किस तरीके से उसने जो है अपनी जो मंजिलें हैं वो तय की. वी आर गोइंग टू स्टडी सर्टन फेजेस. इसमें इसके डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं कि जब ये एक प्रॉपर एकेडमिक फील्ड के तौर पर ये सब्जेक्ट सामने आता है. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से आप लोगों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या. तो हमने ये देखा कि 1950s में ये फर्स्ट टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है 1950s में, जो एक हार्ड फॉर्म में हमने देखा कि ये हाईलाइट हुआ. ये सब्जेक्ट जो है 1950s में हाईलाइट होना शुरू हुआ, और हाईलाइट इस वजह से हुआ बिकॉज देयर वर सर्टन इवेंट्स वर अकरिंग, और जो कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पैराडाइम है उसमें उन इवेंट्स का होना और उन इवेंट्स के होने के बाद एक नई चीज़ डेवलप होना, तो ये इंडिकेशन दे रहा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए. अब क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स हो रहे थे, वॉर्स भी हो रही थी, मुख्तलिफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर के डेवलप हो रहे थे, इमर्जेंस हो रही थी उनकी, और अब क्योंकि दुनिया जो है वो क्लासिकल फेज से निकल कर एक मॉडरेट फेज की तरफ जा रही थी, तो इस वजह से क्लासिकल जो हमारे पास जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया पॉलिटिकल साइंस की अपग्रेशन में, लेकिन अब क्योंकि 19th सेंचुरी थी तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो है अपना रोल प्ले किया इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए. और इसके साथ ही इस सब्जेक्ट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया इस सब्जेक्ट ने, फ्रॉम द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. अब क्योंकि दुनिया में पहले इस तरह हुआ करता था, एक रिवाज था, एक ट्रेडिशन था कि दुनिया में जो है वो गवर्नमेंट्स को स्टडी किया जाता था, गवर्नमेंट्स की जो है वो रोल को स्टडी किया जाता था, गवर्नमेंट के बिहेवियर को देखा जाता था. लेकिन 1950s और 1950s से ऑनवर्ड्स क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी, द वर्ल्ड वाज चेंजिंग इटसेल्फ, वो अपने आप को दुनिया जो है वो चेंज कर रहा था. अब हुआ ये कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, अब गवर्नमेंट की स्टडी से जो है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ बात चली गई, और दुनिया ने कहा कि अब हमें पॉलिटिकल सिस्टम को, मींस जो सियासी निज़ाम है उसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. जहां पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है तो साथ हमने अब पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखना है, क्योंकि सिस्टम होगा, एक बैलेंस सिस्टम होगा, तभी आपकी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को रन कर सकती हैं, चला सकती हैं. तो इस वजह से क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी तो गवर्नमेंट से स्टडी ट्रांसफॉर्म हुई टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. अब लोग जो स्कॉलर्स थे, जो दुनिया थी, उसने जो है पॉलिटिकल सियासी निज़ाम जो उसको जो है पढ़ना शुरू किया, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम किया, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम किया, ताकि दुनिया जो है कहीं वंस अगेन ऐसा ना हो क्यों जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि सारे का सारा एक जंग हुई, उस एक कॉन्फ्लिक्ट ने, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान एक प्रॉब्लम जो है वो इट टेक प्लेस, और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा हमने क्राइसिस देखा. इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी यही सूरत हाल थी, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को ये हुआ कि वहाँ का सिस्टम जो है वो दरहम बरहम हो गया, सारा सिस्टम उनका फेल हो गया, और बुरी तरह जो है स्टेट्स को नुकसान उठाना पड़ा. फर्दर अब इसमें कंट्रीब्यूशंस भी हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड के लिए. जिस तरह आपके पास डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, आपके पास एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल ने बहुत रोल प्ले किया, मैकियावेली थे, फिर इसके बाद वेबर हैं, एंड सो ऑन. इन तमाम स्कॉलर्स ने जो है वो अपना जो है रोल प्ले किया किस चीज़ के लिए, कंपैरेटिव मेथड फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस.
अब देखिए, ये ज़रूरी है कि जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो आपके लिए डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स होते हैं। उन टूल्स एंड मेथड्स को यूज़ करते हुए आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने बड़ी ब्रीफ बात की थी। तो सेम टेक्निक्स जो हैं वो इन ऑथर्स ने भी यूज़ की है। These authors use comparative methods to analyze through selection, comparison and elimination. अब स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा। ये जो स्कॉलर्स आपके सामने मैंने अभी आप डिस्क्राइब किया, इन तमाम स्कॉलर्स ने कंपैरेटिव मेथड्स जो है उसको यूज़ किया। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो मेथड्स इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो, आपके पास एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट रास्ते होते हैं, वेज होते हैं। उनको अडॉप्ट करते हुए फिर आप एक चीज़ को एनालाइज करते हो, एक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हो। देन अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन। इन्होंने एक प्रॉब्लम देखा, फॉर एग्जांपल सिस्टम में प्रॉब्लम है या स्टेट के इदारों में कोई इशू आ रहा है, तो वो करते ये थे कि सबसे पहले उस प्रॉब्लम को उन्होंने सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया, उसके बाद देश से कि अब हमें जो है इसका कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन क्यों किया जाता था अपने निज़ाम का और दूसरे जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके निज़ाम के साथ? ऐसा कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो हमें अपने सक्सेस और फेलियर्स का पता नहीं चलेगा। टू नो योर सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम और योर गवर्नमेंट, वी शुड और एवरीवन रिकमेंड कि हम कंपैरिजन जो है उसको किया जाता है। और कंपैरिजन जो है वो आप अपने मुल्क का जो निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है या आपकी जो हुकूमत है, उसका आप कंपैरिजन दुनिया के किसी भी मुल्क से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मुल्क अगर गरीब है या कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो सिस्टम में चाहे गवर्नमेंट में, तो हम ये कहते हैं, जो स्कॉलर्स ने हमें बताया, कि हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि कंपैरेटिव से कंपैरिजन जो है वो निकला है कंपैरेटिव से, और कंपैरेटिव जो है वो कंपैरिजन को इसमें हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, सिलेक्शन की, उसके बाद हमने कंपैरिजन किया, अपने सक्सेस देखे, फेलियर्स देखे, और फिर हमने देखा किन चीज़ों को हमने एलिमिनेट करना है। अगर हमारी फेलियर्स आ रही है, किस वजह से, वो कौन से कॉजेज हैं जो हमें फेलियर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी कि ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि हम अपने मुल्क को स्टेबल कर सकें, अपने सियासी निज़ाम को, अपने पॉलिटिकल जो निज़ाम है उसको स्टेबल करें, स्टेबिलिटी लेकर आएँ, उसमें क्रेडिबिलिटी उसकी शो करें, और इसके साथ आप अपनी गवर्नमेंट को मैनेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट उसी वक्त मैनेज होगी जब आपके पास निज़ाम मैनेज होगा। अगर निज़ाम, आपका सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वहाँ पे कोई फेलियर आएगा तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के लिए भी इट्स नॉट अ गुड साइन। तो फिर आपकी गवर्नमेंट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड जेम्स हैं। अब लॉर्ड जेम्स क्या कहते हैं, उन्होंने एक कंक्लूड किया, कंक्लूड सिमिलर रिजल्ट, सिमिलर कॉजेज। लॉर्ड जेम्स ने कहा, जब वो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक थिंकिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट की, और उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिमिलर रिजल्ट की बात करते हैं और सिमिलर कॉजेज की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक निज़ाम जो है वो अगर सही चल रहा है तो आपका निज़ाम का भी रिज़ल्ट सेम है, मींस के आप जो है आपके निज़ाम में और आपका जो दूसरी स्टेट्स हैं, दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर भी हम वही रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। या अगर उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है तो फिर इसका मतलब है कि हम भी ये चाहेंगे कि हमारी भी स्टेबिलिटी आए गवर्नमेंट में और स्टेबल हो। और इसके साथ हम सिमिलर कॉजेज़ को देखेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जो है हम तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं, मेथड अडॉप्ट करें, ताकि जो कि सिमिलर कॉजेज़ हों। सिमिलर कॉज देखते हैं हम कि अगर हमारा जो है वो फेलियर आ रहा है तो क्यों फेलियर आ रहा है, अगर दूसरे मुल्क का सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है, अगर आपका भी फेलियर है उसका भी फेलियर है तो हम उसमें भी सक्सेस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, ताकि हमारे लिए जो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक मशले राह बने। ठीक है। देन जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो क्या कहते हैं, जॉन कहता है कि discussed several types and method to study comparative politics, some differences and some identical। अब जॉन मिल्स कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम, वो ये कहता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम वी डिस्कस सेवरल टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं गवर्नमेंट की, सिस्टम की, एंड देन वी अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हम मुख्तलिफ मेथड्स को स्टडी करते हैं, जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हैं ताकि इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाए, इसको समझा जाए। लेकिन इसमें हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं और कुछ जो है आइडेंटिकल चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा लॉर्ड जेम्स जो हैं वो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम कंपैरेटिव मेथड इज साइंटिफिक as it demands general conclusion based of scientific laws, some cause, some result absent in one state present in the other। अब देखें द सेम कॉन्सेप्ट जो कि जॉन ने कहा कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्योंकि एक साइंटिफिक, जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, हम साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तो कैलकुलेशंस नहीं होती, लेकिन हम इसको इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वक्त कौन सा इवेंट हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। सो वी हैव टू गो इनटू डिटेल। तो फिर इसके लिए क्योंकि हमें जो है ऐसे कंक्लूजन लाने पड़ते हैं जो कि साइंटिफिक लॉज पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, जिस तरह एवरी एक्शन इट हैज़ एन रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। अब जो लॉ है ये अब साइंटिफिक लॉ है, ये साइंस का कानून है एक। अगर इस लॉ को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल हम जो जितने भी इवेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में या वहाँ पर, तो कहने का मतलब ये है कि उन स्टेट्स में जहाँ पर आपको सक्सेस नज़र आती है, फेलियर्स भी नज़र आएंगे, लेकिन हमें साइंटिफिक होकर सोचना है। हमें ये पता होना चाहिए कि एक इवेंट हुआ, उसके कॉजेज़ क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, इश्यूज़ क्या थे, और अब हमने ये देखना है कि लोगों का एटीट्यूड किस तरह आ रहा है, लोगों का रिएक्शन कैसे आ रहा है। कुछ लोगों का रिएक्शन, कुछ स्टेट्स का रिएक्शन ऑपोजिट आ रहा होता है, कुछ का फेवर में आ रहा होता है, कुछ आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिक लॉ पर बेस कर रहा है। और डेफिनेटली कुछ स्टेट्स में आपको एक रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके स्टेट अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन दूसरा स्टेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। रिजल्ट आपकी स्टेट के जो है बहुत बेस्ट होंगे। निज़ाम, फॉर एग्जांपल आपका एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो आप ये देखते हैं कि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री निज़ाम है, लेट्स से। तो ब्रिटेन इतना तरक्की क्यों कर रहा है, इतना डेवलप क्यों कर रहा है, इतने इश्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, और आपका निज़ाम भी पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का सामना कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ का, कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं। तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी आपको वाइल मेकिंग योर सेल्फ फेमिलियर विद दी टर्म ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि बहुत सी चीज़ें आपकी स्टेट में एब्सेंट होंगी, वो इंग्लैंड में नज़र आएंगी। बहुत सी चीज़ें इंग्लैंड में एब्सेंट होंगी, उनके निज़ाम में एब्सेंट होंगी, उसका कॉन्सेप्ट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्टेट में उसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो ये जॉन लॉर्ड जेम्स जो हैं उनका ये नज़रिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। देन वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड फेज ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब अगर सेकेंड फेज में देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑथर हैं, जिसमें सैमुअल हैं, जिसमें रॉय हैं, इसके अलावा भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ को जो है प्रेजेंट किया। और हम ये कहते हैं अ डेलिब्रेट मोड टू प्रेजेंट मोर यूजफुल स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल साइंस अपने आप को जब डेवलप कर रहा था, और स्पेशली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने जब डेवलप करना शुरू किया अपने आप को, तो हम ये कहते हैं कि एक बहुत हाईलाइटेड, बहुत अपग्रेड किस्म का एक एरा जो है वो हमारे सामने आया। और यहाँ पर जो है हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल इदारे जो हैं उसको अब हमने कंपैरिजन करना शुरू किया। इसमें फर्दर ये हुआ कि डिस्कस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, स्टडी ऑफ रिजीम्स एंड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेज़ जो है, इसको कहते हैं ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फेज़ है। उसकी वजह यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको स्टडी करना था, पॉलिटिकल इदारों को भी स्टडी करना था, डिफरेंट
जो है वो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स को भी लेकर आना था कि किस तरह आप स्टडी करेंगे एक इदारे को, क्या आप उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर देखेंगे, क्या उसका एटीट्यूड देखेंगे टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स स्टेट, और स्टेट का क्या किरदार है इदारों की तरफ, और फिर स्टडी ऑफ रिजीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में आपको मौका मिलेगा पढ़ने का, और आपने कंपैरिजन करना है अपनी गवर्नमेंट का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप उनके गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन कर सकेंगे। फिर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और आपका जो सियासी निज़ाम है इसको भी आपने फर्दर डेप्थ में स्टडी करना है। तो ये फेज़, इसको कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड फेज़, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फेज़ था जिससे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो गुजरा। अब इसी फेज़ में डिफरेंट मेथड्स को इंडक्शन उनकी करवाई गई। फॉर एग्जाम्पल वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ कंपैरिजन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को लाया गया ताकि हमें पता चल सके कि हमने कंपैरिजन किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एरिया स्टडीज सेंटर के नाम से एक जो है वो एक सेंटर बनाया गया जिसको कहा गया एरिया स्टडीज़। अब विजिट टू एजुकेशन सेंटर्स, अब इसमें यह है कि जब आप कंपैरिजन का बात करते हो तो जब हम एरिया स्टडी विजिट करें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा इदारा बनाया गया एरिया स्टडी के नाम से, एक ऐसा सेंटर बनाया गया कि जहाँ पर आप जाकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ को स्टडी कर सकते हैं, उनके जो है कल्चर को स्टडी कर सकते हैं, उनके ट्रेडिशंस को, उनके पॉलिटिक्स को, उनके फ्रॉम ईच एंड एवरी कोड ऑफ योर लाइफ, आप उनको तमाम ज़िंदगी के पहलू से आप स्टडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि मुख्तलिफ डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको मौका मिलता है कि आप जो स्टडी भी करें और फिर स्टडी के बाद जो है आप कंपैरिजन करें। देन आपके पास कॉन्फिगरेटिव अप्रोच है, और अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब एक ऐसी अप्रोच आपको दे दी गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जिसको अडॉप्ट करते हुए आप पॉलिटिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी सियासत का दूसरों की सियासत के साथ, आप स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आ चुकी है अब मार्केट में, उसको आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स के बिहाफ पर किस तरीके से आप जो है अपने निज़ाम को, सियासी निज़ाम को स्टेबल कर सकते हैं, या दो मुल्कों के जो हालात हैं उनको करीब लाने में किस तरीके का रोल प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन्स होते हैं इनसाइड स्टेट एंड अब्रॉड, आप जो है मुल्क के अपने जो इदारे हैं उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, उनकी सक्सेस फेलियर्स को देख सकते हैं, और इन्हीं इदारों को आप फिर मुल्क के जो बाहर के इदारे हैं उनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है या इंडिया की जो पार्लियामेंट है, आप जो है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, आप इस पार्लियामेंट का किसी भी जो है वो सियासी निज़ाम से अगर आप कंपैरिजन देख रहे हो तो आप कर सकते हो, और इससे आपको एक एक्सपीरियंस आता है अपने निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाने में, उसको स्टेबल करने में। प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेशन, अब प्रैक्टिकल एंड इमोशंस। अब देखिए जब प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल मींस कि आपके पास जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल पर बिलीव रखता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह बैठे हो और आप जो है वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं, आप जिस वक्त तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, आप जो है कहीं पर जो है जाकर उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है किस तरीके का कंपैरिजन चाहते हैं और कंपैरिजन से क्या हम गेन करना चाहते हैं। तो हमें इसमें डिफरेंट इमोशंस को भी सामने रखना पड़ता है। जो है हम इदारों के जो जिसे हम कहते हैं बिहेवियर है उसको भी स्टडी आप करते हो, और इसके अलावा स्टेट की जो 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 सोसाइटी है उसके भी आप इमोशंस को देखते हो। तो इसमें भी आप कंपैरिजन देखते हो, सोसाइटी टू सोसाइटी, स्टेट टू स्टेट, सिस्टम टू सिस्टम। देन मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक कॉन्सेप्टलाइजेशन है ये बेसिकली, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग। अब जब आप मेथड्स की बात की जाए तो ये आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है किसी चीज़ के हवाले से। जब आप कंपैरिजन ढूंढते हो तो आप जो है डिफरेंट जो है मेथड्स जो है या आपके जो मेथड्स में आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आप अगर मेथड्स में कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है। मीन्स कि आपने मेथड, अगर आपको मेथड दिया गया है कि आप एक मेथड को यूज़ करें और आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एनालाइज करें और उस मेथड ही में कोई इश्यूज आ रहे हैं अगर, तो फिर आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हो और वो आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आप कि इसमें आप कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो, फिर डिफरेंट मीन्स कि आप फिर एक एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो, जिससे आप एक समरी की तरफ जाते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने फर्दर फ्यूचर में कंपैरिजन या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को किस तरीके से जो है वो लेकर चलना है और किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। अब थर्ड फेज की बात की जाए तो हमारे पास देयर आर मल्टीपल स्कॉलर्स आपके सामने हैं। ये फाइनल फेज था जिसमें डेविड ईस्टन हैं, गैब्रियल हैं, ऑलमंड हैं, जेम्स हैं, कार्ल हैं और तो ये तमाम स्कॉलर्स जो हैं अब इस जो फेज़ था थर्ड फेज़ फाइनल फेज़, इसमें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और बेसिकली इस फेज़ में जो है इन्होंने जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फर्दर जो है वो उसको हाईलाइट किया है। जिस तरह अकॉर्डिंग टू दिस फेज़ राइटर्स हैव मेड यूज़ ऑफ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स for the sake of presenting their contributions on the basis of comparative analysis, though they have provided a specialized vocabulary in their own ways। अब सिंपल कि आप इस फेज को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया हुआ है जो कि इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड मीन्स के एक दूसरे पर डिपेंडेंट और एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है इनको। तो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और आपने स्पेशल वोकेबलरी को यूज़ करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया और उन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के बाद आपने फर्दर जो है वो अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ, सोसाइटीज़ के साथ और आपने दुनिया के साथ जो है उसको शेयर किया, ताकि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो सब्जेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से इसको जो है वो आप जो है इसको यूज़ करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो काइंडली आप लॉग इन कीजिएगा m.abdullah education official यूट्यूब पेज, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं, जो न्यू कमर्स हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। उस पर ऑल के ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो राइट टाइम पर रिसीव हो सके। क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कीजिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।